राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। सैन्य, व्यावसायिक और अन्य गतिविधियों में क्रांति लाने का काम करने वाले ड्रोन के लिए यातायात प्रबंधन की जरूरत का समाधान तलाशते हुए 2 उद्यमियों ने एक स्टार्टअप शुरू किया है, जो इन हवाई उपकरणों को उड़ान के दौरान होने वाली तमाम परेशानियों को दूर करने में काम करेगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कहा कि संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना टेलीफोन पर बातचीत रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसने महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व सांसद, उनके परिवार तथा कारोबारी प्रतिष्ठानों के खिलाफ धन शोधन से जुड़ी कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच के क्रम में 315 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में समृद्ध एक्सप्रेसवे पर देर रात तेज गति से आ रही एक मिनी बस ने एक कंटेनर को टक्कर मार दी, जिसमें कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई तथा 23 अन्य घायल। छत्तीसगढ़ के परसा पूर्व और कांटा बासन ब्लॉक में उत्पादन रुकने से चुनावी राज्य राजस्थान में कोयले की आपूर्ति प्रभावित हुई है। अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस शासित दोनों राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बीच इस मुद्दे पर पिछले दिनों कई बैठकें हुई हैं। परसा पूर्व और कंटा बासन ब्लॉक छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जहां अगले महीने चुनाव होने हैं। दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के तेज झटके लगे। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में भूकंप के झटके तेज रहे। भूकंप के झटके 4:08 पर महसूस किए गए। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद में इस भूकंप का केंद्र था। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या दोगुनी हुई है। सरकार देश के हर जिले में एक गहन चिकित्सा इकाई का निर्माण कर रही है। गुजरात समेत देश भर में नवरात्रि का त्योहार 15 अक्टूबर से धूमधाम से शुरू हो गया है। नवरात्रि के दौरान गरबा खेलने के लिए लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिलता है। इसी बीच गुजरात के अंबाजी मंदिर में गरबा को लेकर कुछ खास नियम मंदिर समिति ने बनाए हैं। इस नियम में प्रमुख नियम यह है, पुरुष और महिलाएं गरबा एक साथ नहीं खेल सकेंगे। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके बाद अब सत्तारूढ़ दल भारत राष्ट्र समिति ने 15 अक्टूबर को नवरात्रि के पहले दिन अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पार्टी ने जनता को लुभाने के लिए कई वादे किए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली पर संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं। एक तरफ बार बार भूकंप का आना, प्रदूषण का नियंत्रण से बाहर स्तर और बेलगाम भ्रष्टाचार के कारण बेखौफ डीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर न सिर्फ अवैध निर्माण और अतिक्रमण की बाढ़ करोल बाग जोन के तीनों निगम क्षेत्र रमेश नगर, कीर्ति नगर, मोती नगर में आ गई है, वहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉटों को बगैर लैंड यूज चेंज किए टुकड़े टुकड़े में कमर्शियल निर्माण बिल्डरों के साथ मिलकर एमसीडी करोल बाग भवन निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। खबर मिल रही है कि सिर्फ मोती नगर विधानसभा क्षेत्र में सरकार को इस गैर कानूनी संगठित धंधे से हजारों करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान लगातार हो रहा है। दर्शकों को याद होगा कि कुछ समय पहले डीआईडी न्यूज द्वारा यह खबर चलाई गई थी कि किस प्रकार रमेश नगर निगम क्षेत्र, मोती नगर और करमपुरा निगम क्षेत्रों में जेईई बिल्डरों से साठगांठ कर डीएमसी एक्ट, एलएनडीओ नियमों के साथ एनजीटी के सख्त निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के निगम में सरकार बनाए हुए लगभग 1 साल पूरा होने और अफसरों द्वारा लगातार काम करने की बात करने के बावजूद काम कहां हो रहा है, जनता के इस सवाल का जवाब आपको आज मिलेगा। काम जहां हो रहा है वह जनता के सामने नहीं बल्कि टेबल के नीचे और पर्दे के पीछे बिल्डर माफिया, राजनीति के दलालों और भ्रष्ट अफसरों की महफिल में हो रहा है। इस महफिल के मुख्य किरदार हैं करोल बाग जोन भवन निर्माण विभाग के एई नरेंद्र सिंह मीणा, एई कमल प्रताप यादव, जेई अतुल कुमार, जेई अर्णब दत्ता, जेई मुकेश मीणा और भ्रष्टाचार के पुराने खिलाड़ी। और लगातार विरोध के बावजूद एक बार फिर करोलबाग जोन में पद स्थापित हुए ईई कुमार महेंद्रा। ईई कुमार महेंद्रा की पहुंच की चर्चा आज से नहीं कई वर्षों से दिल्ली सरकार के दफ्तरों में होती है। 2017-18 से लेकर आज तक
लगातार शिकायतें ईई भवन निर्माण विभाग के पास पहुंचती रही और ईई महिंद्रा उच्च अधिकारियों को कागजी खानापूर्ति कर शिकायतें निपटाते रहे। बता दें कि चाहे वह रमेश नगर निगम क्षेत्र में स्थित मानसरोवर गार्डन की ब्लॉक सी स्थित C43, 96, 133, 65, 66, 133, 141 हो या C61 के बगल में और C67, C68 के बीच हो रहे गुमनाम निर्माण या फिर ब्लॉक बी स्थित B34, B35, B72 या मानसरोवर गार्डन स्थित F17/A या कुछ आगे जाने पर WHS कीर्तिनगर स्थित B62, A64, A145, 2/4, 2/50, 2/93 या निर्माण संख्या 2/80/1 हर इलाके में अवैध निर्माण की बाढ़ जारी है। पुराने दर्शकों को याद होगा कि किस तरह वरिष्ठ संपादक ललित सुमन ने साफ कहा था कि 3 शब्दों अंडर प्रोसेस, पेंडिंग या डिस्पोज्ड का इस्तेमाल कर ईई महिंद्रा, एलजी व सीएम कार्यालय से निवारण हेतु भेजी गई फाइलों को दबाते रहे हैं। उनके इसी खेल का नतीजा रहा कि जब भाजपा शासन में पार्षद भी इनकी लूट से परेशान हो गए तो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में उपाध्यक्ष और फिर जोन समिति के चेयरमैन ने खुलेआम कुमार महिंद्रा के खिलाफ मोर्चा खोला। बढ़ते राजनीतिक दबाव को देखते हुए कुमार महिंद्रा को निगम हेडक्वार्टर से पदांतरित कर दिया गया, लेकिन यह कोई सजा नहीं थी, यह तो केवल छुट्टी थी। सरकार बदली और आम आदमी पार्टी के सेवकों के सरकार में आते ही महिंद्रा एक बार फिर करोलबाग जोन की मलाईदार कुर्सी पर काबिज हो गए। निगम चुनाव में पैसे की खातिर बिल्डर माफिया को सफेद पोशों द्वारा मिली छूट को बदस्तूर जारी रखने का काम ईई महिंद्रा करते रहे हैं। यही कारण रहा है कि आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के पार्षदों ने मेयर दफ्तर में धरना दिया, प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का सिला निकला वही ढाक के 3 पात। आम आदमी पार्टी के पार्षद दावा करते रहे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और अधिकारियों की मनमानी आज भी बदस्तूर जारी है। इसी बीच कुछ हो या ना हो, पार्षदों का भत्ता 300 से 25,000 रुपए हो गया है। यह स्वागत योग्य कदम है क्योंकि इससे पार्षदों को काम करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, लेकिन इस प्रोत्साहन का कोई परिणाम पश्चिमी दिल्ली में दिखेगा, यह एक बड़ा सवाल है। अफसरों की मनमानी के फलस्वरूप बनी कुछ इमारतों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह तस्वीरें अफसरों के पास भी होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। रामा रोड स्थित प्लॉट नंबर 71/7, 71/4, 71/6 पर हो रहे अवैध निर्माण हो या 71/3 के निकट हो रहा गुमनाम अवैध निर्माण, या फिर प्लॉट नंबर 28 शिवाजी मार्ग के बगल में हो रहा निर्माण, या रामा रोड के निकट प्लॉट संख्या 15, 24, 33, 34 पर बन रहे भवन हो, या प्लॉट संख्या 49/3 और 49/4 के बीच में हो रहा निर्माण और प्लॉट नंबर 57 पर हो रहे ऐसे निर्माणों की सुध कौन लेगा? जब इस संबंध में कार्रवाई के लिए प्रयास किया गया तो आपको हैरानी होगी कि अवैध निर्माणों की एक पूरी सूची भवन निर्माण विभाग को भेजे जाने के बावजूद 1 महीने तक मामले को ईई भवन निर्माण कुमार महिंद्रा द्वारा लटकाया गया। एक बार भटकाने का प्रयास किया गया, जब बात नहीं बनी तो फिर 1 महीने और लटकाया गया। फिर ऊपरी कार्यालयों को सूचना भेजी कि हम तो निरीक्षण करने गए थे, हमें मिला कुछ नहीं। सूची में कुछ इमारतें हैं जो हमारे जोन में आती हैं, उन सभी के पास एसबीपी है। सवाल तो यह बनता है कि एसबीपी का पालन हो भी रहा है या नहीं। आप अगर सूची में शामिल भवन A22 WHS टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर को देखेंगे तो यह जरूर सोचेंगे कि आखिर कौन सा विभाग या तथाकथित कॉम्पिटिटेंट अथॉरिटी आखिर 3 साइड छज्जे का कमर्शियल भवन निर्माण पास करती है। इन्हीं अनियमितताओं को देखते हुए ईई कुमार महिंद्रा के खिलाफ उप राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से विजिलेंस विभाग में शिकायत भेजी गई। विजिलेंस विभाग के एक बड़े अफसर के पास वह शिकायत 1 महीने रही और उसके उपरांत एमसीडी को वह कार्यवाही हेतु भेजी गई। विजिलेंस विभाग से आई उस शिकायत को बड़ी ही बेशर्मी के साथ ईई कुमार महिंद्रा को ही कार्यवाही हेतु भेज दिया गया। चोर को कोतवाल बनाने के इस पूरे प्रकरण का जवाब 2 ही व्यक्ति दे सकते हैं, या तो करोलबाग जोन के कर्ता धर्ता
डीसी कुमार अभिषेक या फिर एडीसी निगम राजीव कुमार। आम आदमी पार्टी के चुनाव जीतने के बाद रमेश नगर से लेकर रामा रोड तक अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई। पार्क हो या रेवेन्यू लैंड या फुटपाथ या फिर इंडस्ट्रियल जमीन, सभी पर अवैध कब्जा करने की और उस जमीन की बंदरबाट करने की होड़ लग चुकी है। रामा रोड इंडस्ट्रियल और कीर्तिनगर इंडस्ट्रियल इलाके में बड़े बड़े प्लॉटों पर बिना लैंड यूज बदले टुकड़े टुकड़े कर कमर्शियल निर्माण धड़ल्ले से जारी है। बगैर नक्शों के बैंक्वेट हॉल का निर्माण हो रहा है और बगैर नक्शों के यह चल रहे हैं। यह किस एसबीपी के तहत हो रहा है? ईई कुमार महेंद्रा और भवन निर्माण विभाग को इसका जवाब देना होगा। मीडिया और जनता को लगा कि पार्षदों के नए नवेले होने का माफिया फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जब सरकार बने 6 महीने से ज्यादा हो गए तब लगा दाल में कुछ काला है। लेकिन निगम में हुए प्रकरण के बावजूद अवैध निर्माण पर कार्रवाई न होना साफ दर्शाता है कि दाल और दाल बनाने वाला दोनों का रंग दलाली में काला है। ऐसे में जब एमसीडी में सरकार बनाने का 1 साल पूरा होने में मात्र कुछ महीने शेष हैं, तब महापौर डॉक्टर शैली ओबरॉय भ्रष्टाचार के इन गंभीर आरोपों का कैसे जवाब दे पाएंगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर महापौर को करोल बाग जोन की वस्तु स्थिति जानने से रोकने का प्रयास माफिया तत्वों द्वारा किया जा रहा है? आखिर क्या कारण है जिस वजह से महापौर के रमेश नगर निगम क्षेत्र के दौरे को टाल दिया गया? जिन पार्षदों को आम आदमी का सिपाही बनकर भ्रष्टाचार से लड़ना था, अगर वे भी पिछली सरकारों की तरह नजर फेरी और हेरा फेरी में व्यस्त हो जाएंगे तो कुमार महेंद्रा जैसे अधिकारियों को रोकना असंभव सिद्ध हो जाएगा। वर्तमान सत्ताधारी पार्षदों के अतिरिक्त निगम में अच्छी खासी संख्या में विपक्षी पार्षदों के मौजूद होने से भी जनता को कोई लाभ नहीं दिख रहा है, क्योंकि चाहे विपक्ष के नेता हो या दिल्ली के सभी मुद्दों पर राय रखने वाले भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दोनों ही इस मुद्दे को लेकर खामोश बैठे हैं। इन सभी तथ्यों के बावजूद इंडिया दर्पण, हिंदी दैनिक और राष्ट्र सर्वप्रथम पॉजिटिव मीडिया टीम की राजस्व चोरों और अवैध निर्माणकर्ताओं के साथ साथ कब्जाधारियों के खिलाफ मुहिम जारी है। आप सभी पाठक और दर्शक अपने घरों के आसपास हो रहे अवैध निर्माणों, कब्जों की तस्वीर पते के साथ नीचे दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। अगर करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग का कोई प्रतिनिधि इलाके में बढ़ते अवैध निर्माणों के आलोक में अपने विचार राष्ट्र सर्वप्रथम सकारात्मक मीडिया टीम के सामने रखता है तो उसे भी निष्पक्षता के साथ इस कार्यक्रम में दिखाया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के सहयोग के रूप में दिल्ली के जंगल राज और भ्रष्टाचार की गंदगी के खिलाफ संघर्ष का यह शंखनाद है। आज प्रदूषण की खराब स्थिति, भूकंप के बार बार झटके याद दिला रहे हैं कि दिल्ली भूकंप प्रभावित क्षेत्रों की सूची में बेहद खतरनाक जोन 4 में आता है। दिल्ली के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सभी दिल्ली की बिगड़ती हालत पर चिंता जता चुके हैं। दिल्ली के बाहर जल रही पराली पर सभी का ध्यान है, लेकिन बिना निरीक्षण हो रहे निर्माण, खुली सड़क पर पड़ी निर्माण सामग्री, बिना सुरक्षा नियमों के पालन किए खुले में होती घिसाई, कटाई पर भी सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। करोलबाग जोन की कोई ऐसी मुख्य सड़क नहीं बची है जहां डीएमसी एक्ट और एनजीटी के आदेशों की धज्जियां उड़ाकर निर्माण न किया जा रहा हो। संविधान हो या दिल्ली सरकार के नियम, भवन निर्माण विभाग के ईई कुमार महेंद्रा के आदेश के आगे लाचार है और यह जग जाहिर हो चुका है, क्योंकि शिकायतकर्ता कहीं भी शिकायत करे, भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी ईई कुमार महेंद्रा को ही सौंप दी जाएगी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी शासित निगम दिल्ली में अगले बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? कब तक दिल्ली की महापौर और सरकार अधिकारियों की नाकामियों के लिए जनता से माफी मांगती रहेंगी? जनता पूछ रही है दिल्ली नगर निगम से, आखिर कब होगा करोलबाग जोन में जंगल राज का अंत? असम में विभिन्न स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंडाविया ने कहा कि आज 16 प्रोजेक्ट का लोकार्पण व शिलान्यास हुआ है। उन्होंने कहा कि समग्र दृष्टिकोण के साथ हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ाने के विषय में सोचना बेहद जरूरी है। हमें देश में हेल्थ को पहुंच योग्य, अफोर्डेबल व हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता देनी है। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि वह कहते हैं हमारे देश के युवाओं में सामर्थ्य है, देश के नागरिकों में क्षमता है, इनका लाभ लेकर देश को और युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, ये सरकार की प्राथमिकता है।
आज हमने 16 प्रोजेक्ट का लोकार्पण शिलान्यास किया है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असम में रेडी है। आने वाले दिनों में हम उसका डेडिकेशन करेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च करने की आवश्यकता है, करना है। एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हेल्थ सेक्टर को हम कैसे आगे बढ़ाए। मोदी जी ने एक कल्पना नहीं की कि हम केवल अस्पताल खोल देंगे। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते, वो हमेशा टोटल में सोचते हैं। जो टोकन में सोचते तो सरकार आती ही थी और कई कार्यक्रम देके चली जाती थी। जी नहीं, हमें देश में हेल्थ को एक्सेसिबल बनाना है, हेल्थ को अफोर्डेबल बनाना है, हेल्थ सेक्टर में रिसर्च और इनोवेशन को प्रायोरिटी देनी है। हेल्थ सेक्टर में हमें हील इन इंडिया के इनिशिएटिव पर काम करना है, हील बाय इंडिया के इनिशिएटिव पर काम करना है। देश के यूथ को अपॉर्चुनिटी मिले, देश के युवाओं को यहाँ एजुकेशन की फैसिलिटी मिले। दोस्तों 2014 में देश में 350 मेडिकल कॉलेज थी, आज 707 मेडिकल कॉलेज है। 67 इयर्स में देश में जो मेडिकल कॉलेज थी 9 साल में डबल हो गई। हमारे स्टूडेंट को बाहर पढ़ने जाने की आवश्यकता ना रहे, देश में ही उसको एजुकेशन मिले। उसके लिए MBBS की सीट 54,000 थी, आज 1,07,000 है। वैसे ही PG की सीट डबल हो गई है। नई नई मेडिकल कॉलेज खुल रही है, नई नई एम्स खुल रही है, ताकि जब हम हेल्थ को एक्सेसिबल करने की बात कहे और हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में डॉक्टर चाहिए, वहां से डॉक्टर मिलता है। दोस्तों देश में कोविड के दरमियान हमने बहुत कुछ सीखा। मोदी जी हमेशा कहते हैं आगे चलते जाओ, संतोष कभी न मानो। हमेशा आपकी सेक्टर की स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की का आकलन करते रहो। कोविड के दरमियान मैं मिनिस्टर था, हम लोगों ने कई हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में और क्या करने की आवश्यकता है उसका अध्ययन किया। ये अध्ययन से निकला आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी कि आने वाले 100 साल में कोई बड़ी कैसी भी पेंडेमिक आए, डिजास्टर आए, इस डिजास्टर को पहुंचने के लिए, इस डिजास्टर के सामने लड़ने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा रोबस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपया एवरेज खर्च किया जा रहा है। उसमें से आज हमने कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया है और जब एक खर्च हो जाएगा तब दोस्तों डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक क्रिटिकल केयर यूनिट हो, 100 बेड 50 बेड्स का, गैस ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, कोई भी डिजास्टर आ गया वहां व्यवस्था होनी चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा देश है। इंडिया इज ए बिग कंट्री, ह्यूज डाइवर्सिटी, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। इतना बड़ा देश में कौन सा स्टेट में, कौन से भाग में क्या नया डिसीज चल रहा है, उसका मॉनिटर करने के लिए ब्लॉक लेवल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, रीजनल लेवल तक एक लेबोरेटरी का नेटवर्क हो, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी हो, वहां फ्री में लोगों को टेस्ट करा जाए। उद्देश्य ये है कि उसका डेटा वो इंटीग्रेटेड हो और इंटीग्रेटेड डेटा के द्वारा कोई राज्य के कोई पार्ट में कोई न्यू डिसीज नहीं पाया जाता है ना, तुरंत ही ICMR के सेंट्रल ऑफिस में वो पॉपअप हो जाए, उसको पता चले और तुरंत ही उसके सामने एक्शन लिया जाए। ये देश में जो क्षमता है, एक क्षमता का हम लाभ उठाना चाहते हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि हमारे देश के यूथ में सामर्थ्य है, हमारे देश के नागरिकों में क्षमता है। इस सामर्थ्य और क्षमता का लाभ लेके देश कैसे आगे बढ़े, देश के युवाओं को कैसे अपॉर्चुनिटी मिले, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यहां करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कर बड़ी सौगात दी है। दरअसल गोरखपुर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम गोरखपुर एवं NTPC विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के मध्य 255 करोड़ के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना के लिए MOU और 234 करोड़ की 303 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सभी को शारदीय नवरात्र की बधाई दी।
उन्होंने कहा कि अब सॉलिड वेस्ट प्लांट कूड़े का उपयोग कंपोस्ट बिजली बनाने में करेगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को दुनिया में एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है तो नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। नगर निगम के सभी पार्षदगण, सभी यहाँ पे नगर निगम और प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज शारदीय नवरात्रि की प्रथम तिथि है। प्रतिपदा की इस तिथि पर जगत जननी माँ भगवती दुर्गा के अनुष्ठान आज से प्रारंभ हो रहे हैं। 9 दिनों तक भगवती दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करने और 10वीं एक विजया की तिथि है, न्याय, सत्य और धर्म की विजय की तिथि। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन नगर निगम गोरखपुर का एक बहुत बड़ा कार्य जो नगरीय विकास की दृष्टि से अत्यंत मायने रखता है और स्मार्ट सिटी के लिए जिसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एनटीपीसी के साथ एमओयू। मैं पूरे गोरखपुर वासियों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं और महानगर वासियों को और सभी नगर निकायों से जुड़े हुए जितने भी हमारे नगर निकाय हैं वहां का भी सॉलिड वेस्ट यानी जितना भी कूड़ा होगा इन सभी को एनटीपीसी के द्वारा जो प्लांट लगाया जाएगा उसमें निस्तारित करने और वहां पे चारकोल बनाने, उससे सीएनजी बनाने, उससे बिजली बनाने का कार्य स्वयं इनके द्वारा होगा। इस पूरे कार्यक्रम के लिए मैं नगर निगम गोरखपुर और गोरखपुर के सभी महापौर, पार्षद और महानगर वासियों को, विभिन्न नगर पंचायत के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, नगरीय विकास ये आज की आवश्यकता है। अगर भारत को दुनिया के अंदर एक इकोनॉमिक पावर बनना है, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, उसमें से नगरीय विकास एक महत्वपूर्ण पक्ष है। रोजगार सृजन की संभावनाएं भी बढ़ती हैं और विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक शासन की योजनाओं का लाभ भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है। ये रोजगार और स्वावलंबन के आधार भी बन सकती है। लेकिन नगरीय क्षेत्र में अनियोजित और अवैज्ञानिक विकास की सोच ने वहां पर एक नई समस्या खड़ी कर दी थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा करके लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन का उसे माध्यम बनाया, उनमें से नगरीय जीवन को स्वच्छ सुंदर बनाने के साथ साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए हम सब सॉलिड वेस्ट या किसी भी प्रकार के वेस्ट को वेल्थ में बदलने के लिए कार्य कर सकेंगे। इस दृष्टि से आज नगर निगम की ये पहल अत्यंत सराहनीय है और मुझे विश्वास है कि यह गोरखपुर को वास्तविक रूप से स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित करने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एनटीपीसी को इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ग्रामीण दिल्ली के रहने वाले कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने अपनी कप्तानी में भारत को एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल दिलाया। खुशी के इस मौके पर बवाना में सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रतिभाग किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने पवन सहरावत को बधाई दी और कहा कि पवन ने देश, दिल्ली और अपने गांव का नाम रोशन किया है। वहीं इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार की पॉलिसी के तहत पवन सहरावत को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। सबसे पहले मैं पवन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना शानदार काम किया इन्होंने, दिल्ली का नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, आपके गांव का नाम रोशन किया और दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरा तो सीना चौड़ा हो गया। मैं एक साधारण से परिवार से निकले हुए पवन ने इतना संघर्ष किया। भी उनके कोच जिस तरह से बता रहे थे कि जिस तरह से मैट पे इन्होंने ट्रांसिशन करके और इतनी कम समय में इन्होंने तैयारी करके और ये मेडल जीता है। और इन्होंने कबड्डी केवल कबड्डी के मैदान में नहीं खेली, कबड्डी के मैदान के बाहर भी खेली। आप लोगों को सबको पता है कि किस तरह से खेल के बाद मेडल किसी और देश के लिए अनाउंस हो गया था, फिर इन्होंने सबसे ज्यादा यही लड़ा था वहां पे उनसे, एशियन गेम वालों से, और भारत के लिए मेडल लेके आया। तो एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। वो जो संघर्ष है वो दिखाई देता है कि बात केवल खेल की नहीं है, जिंदगी में भी आगे कहीं अन्याय भी होगा तो हमारा पवन आगे मिलेगा, वो आपको न्याय दिलाएगा। वो कभी केवल कबड्डी के मैदान में कबड्डी नहीं खेलेगा। तो आज की हमारी जो पॉलिसी है, आज की पॉलिसी के मुताबिक पवन को दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए की राशि देगी। जल्दी हम इनके सम्मान में दिल्ली के 7 खिलाड़ियों ने अलग अलग क्षेत्रों में
एशियन गेम्स में पदक जीते हैं, उन सभी के सम्मान में एक साथ एक कार्यक्रम जल्दी करेंगे। उसमें पवन भाई को लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। मुझे बेहद खुशी है, यहाँ पे अपने गांव देहात से लगभग 20-25 कबड्डी के खिलाड़ी ऐसे हैं, मेरे को बताया गया, जो कि देश के राष्ट्र के लेवल पे भारत के लिए खेल चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल चुके हैं, और 5 अर्जुन अवार्डी हैं। एक कैर से है, 2 निजामपुर गांव से है, एक बांकनेर से है, एक जोंती से है। देखो, जब आदमी जीत जाता है ना, मेडल ले आता है, तो सारे कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है, कोई कुछ इनाम देता है। असली समस्या तो तब होती है जीतने के वक्त, जो खेलने के वक्त जो संघर्ष कर रहा होता है खिलाड़ी मेडल जीतने के पहले, तब बहुत कम सरकारें हैं जब उसकी मदद करने के लिए आती है। जो भी सतपाल जी भी कह रहे थे, दिल्ली में हमने 2-3 किस्म की पॉलिसी बना रखी है। एक प्ले एंड प्रोग्रेस है। छोटे बच्चे 13-14 साल से कम उम्र के बच्चे, अगर उनके अंदर हमें पोटेंशियल दिखाई देता है तो हम उनको साल के 2 से 3 लाख रुपए देते हैं कि भाई आप अपना हुनर, कोचिंग करनी है कोचिंग कर लो, खाने पीने पे खर्च कर लो। फिर मिशन एक्सीलेंस है, जिसमें जो नेशनल लेवल पे खिलाड़ी होते हैं, नेशनल लेवल पे अगर कोई मेडल ले आता है तो उसको तैयारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे फिर और अपना वो सुधारने के लिए 16 लाख रुपए उसको साल के दिए जाते हैं, ताकि वो अपनी कोचिंग कर सके, अंतर्राष्ट्रीय कोच रखना है वो रख सके, तो 16 लाख रुपए उसको दिए जाते हैं। आपने आज मेरे को यहाँ पे बुलाया, मान सम्मान दिया, इतना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा भाई खूब आगे चमके, खूब आगे जाए, खूब तरक्की करे, देश का नाम रोशन करे और दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ के आए। बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दतिया विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि दतिया का स्वरूप बदल गया है। दतिया के विकास के लिए उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को बधाई दी। सीएम ने कहा कि जो दतिया कभी कस्बा कहलाता था, आज वो शानदार नगर बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों की चर्चा की। वहीं दतिया विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा कर विजय का आशीर्वाद भी मांगा। अपना दतिया जो कभी कस्बा कहलाता था, आज शानदार महानगर बन गया है। एक बार ताली बजा के नरोत्तम मिश्रा जी को बधाई। देखो, विकास ऐसे नहीं होता। मैं आज आपको राज बताता हूं। हर कैबिनेट के बैठक के पहले प्लानिंग, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए, मेरे दतिया में क्या हो जाए। मेडिकल कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, फिशरीज कॉलेज, हवाई पट्टी और मैया का लोग, एक एक चीज की बारीक प्लानिंग करना और फिर उसको इंप्लीमेंट करना और फिर दतिया के स्वरूप को बदल के रख देना। बताओ, जैसी दतिया नरोत्तम मिश्रा ने बनाई, कभी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? हमने विकास के काम भी किए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। और लाडली बहना योजना, बताओ कैसी योजना है? 15,000 करोड़ रुपए एक झटके में दे दिए, ले जाओ बहना। और ये इतना नहीं रहेगा, 3,000 रुपया तक जाएगा, 3,000 रुपया। अब भांजे भांजियों, कांग्रेस को अब भांजे भांजियों की याद आ रही है। लेकिन फ्री में किताबें कौन ने दी? अरे कौन ने दी? साइकिलें कौन ने दी? लैपटॉप कौन ने दिया? और अब स्कूटी कौन दे रहा है? और भांजे भांजियों से भी कह देना मेडिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन होगा तो मम्मी पापा फीस नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? 1 लाख नौकरियां, स्वरोजगार की योजनाएं, सीखो कमाओ योजनाएं। एक ही बात बता दो, जैसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने किया है, कभी कांग्रेस ने किया था क्या? और आप बताओ, जिसने रिकॉर्ड विकास किया उसको रिकॉर्ड वोटों से जिताना है कि नहीं? जनता की तकदीर बदलने वाला चुनाव है, अपने लिए नहीं। प्रधानमंत्री जी जैसा देश बना रहे, प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश खड़ा होगा और इसलिए वैभवशाली, गौरवशाली, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश जीतना है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।